हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आपको जैसे मालूम ही है कि अपनी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंतर्गत हम आरएस मेंस के लिए लास्ट जुलाई 2024 से लेकर और 15 जून 2025 तक का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तीन तरीके से, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। अभी हमारी वीकली वाली सीरीज़ चल रही है जिसमें अपन ने जो जुलाई 2024 का लास्ट वीक था, वीक 4, यानी जो 2024 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से लेकर और अगस्त का एक वीक जो वीक 1 है वो अपन ने कवर कर लिया है। आप इसी वीडियो की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके वो पुराने दोनों वीडियो देख सकते हैं, उन दोनों के लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं। आज अपन करेंगे अगस्त महीने का, अगस्त 2024 का जो अगस्त 2024 का जो वीक 2 है यानी 8 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त तक, उस दरमियान जो जितना भी करंट अफेयर जो हमारा इंपॉर्टेंट आरएस मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से है उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इसमें, तो ये वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आज की स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और है। आज ही से अब जो अनग एकेडमी है वो एक और नई सीरीज़ शुरू कर रही है जिसके अंतर्गत जो यहाँ अपन ये वीडियो जो डिस्कस कर रहे हैं, जो वीक 2 का करंट अफेयर अगस्त 2024 का है ना, इसी के कंटेंट को कंसिडर करते हुए इन्हीं स्लाइड्स में से इम्पोर्टेंट जो प्रोबेबल क्वेश्चन जो मेंस में पूछे जा सकते हैं 15, 50 और 100 शब्दों के अंदर आपको एक नई वीडियो में भी मिलेंगे। एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी हिंदी के लिए भी होगा और इंग्लिश के लिए भी होगा, यानी दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखना, वो इसी वीडियो के बाद अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट ईयर अगस्त 2024 का जो सेकंड वीक था उसमें एक इम्पोर्टेंट जो था वो था आपका काकोरी जो कांड हुआ था, आज़ादी के जो क्रांतिकारियों ने जो एक इंसिडेंट हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको बोलते हैं, उसके 100 साल पूरे हुए हैं। होंगे कब होंगे? इस साल होंगे, 9 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो लास्ट ईयर उसका 99वां साल था। तो क्या हुआ कि दिल्ली का एक सेंटर है जिसका नाम है सभ्यता अध्ययन केंद्र। ठीक है, उन्होंने एक शताब्दी समारोह, एक साल के लिए, एक पूरे एक साल तक इसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इसको कंसिडर किया था। कब से कब तक? लास्ट ईयर, आज हटाओ इसको, आज मतलब लास्ट ईयर था यहाँ पे, लास्ट ईयर क्योंकि उस दिन का था ना ये। तो 8 अगस्त 2024 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक। ठीक है, ये एक साल तक इसके बहुत सारे इवेंट करेंगे, बहुत सारी इन्होंने जो अभी ये सेलिब्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब अपन इसके बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि क्या था, ये हुआ क्या था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो जा रही थी उस पर अटैक करके और उसमें अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया था देश के क्रांतिकारियों ने। ठीक है, वहाँ से, और वो किस लिए खजाना लूटा था, उनका ये था कि भाई हमें क्रांति करनी है और उसके लिए हथियार चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ से उस ट्रेन को लूट लिया था जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना जा रहा था। ये काकोरी स्टेशन है कहाँ पर? ये लखनऊ के पास में है। ठीक है, लखनऊ के पास में है। लखनऊ के पास एक और इम्पोर्टेंट स्टेशन है जिसका नाम है मलियाबाद। ये मलियाबाद और लखनऊ के आसपास है। ठीक है, मलियाबाद के आम बहुत फेमस हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मलियाबाद, लखनऊ मलियाबाद, और वहीं है आपका काकोरी स्टेशन। ठीक है, काकोरी स्टेशन पर ये इंसिडेंट हुआ था। क्या क्या लूटा था? इतने पैसे लूटे थे, ये देखो, उस आज के टाइम पे तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है इतने पैसों की कि भाई पूरी ट्रेन लूटी जाए और इतने ही रुपए लूटें, है ना। उसके लिए कोई ट्रेन नहीं लूटेगा, लेकिन उस टाइम पे इन पैसों की बहुत वैल्यू थी क्योंकि आना पाई और ये सब चीज़ें चलती थी वहाँ पर। तो 4,679 4,679 रुपीज़ एक आना और 6 पाई उस समय इसमें कॉन्स्पिरेसी में लूटे गए थे। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ था? 4 लोगों को फांसी दी गई थी। कौन कौन से? राजेंद्र नाथ लाइडी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, इसके अलावा 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमे हुए और 2 को काला पानी हुआ था। और ये हथियार जो थे वो मिल लिए गए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, संगठन कौन सा था? इंपॉर्टेंट बात ये है, संगठन कौन सा था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसके 10 सदस्य ने मिलकर ये इंसिडेंट जो है वो इस जो घटना को है वो अंजाम दिया था। तो ये आपका काकोरी जो एक्शन
है उसका शताब्दी वर्ष समारोह है ये, ठीक है, 1925 से लेके और 2025 तक। नेक्स्ट, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे होंगे, तो ये इसी टाइम पीरियड में जो आया था, तो इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और विद्रोह हुए थे, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो 1857 से पूर्व के जो आंदोलन थे ना, 1857 की क्रांति सबके को पता है, ठीक है। उसमें एक था जंगल महल आंदोलन, इसको चुआर या भूमिज विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, चुआर या भूमिज विद्रोह भी करते हैं। इसकी जो लीडरशिप है ना, वो किसने करी थी? दुर्जन सिंह ने। ये लिख लेना भैया आप, इंपॉर्टेंट है, दुर्जन सिंह ने, ठीक है। कहाँ हुआ था? जंगल महल में, जो कहाँ है अब? पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में। जल जंगल और ज़मीन के लिए ये विद्रोह हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट विद्रोह था आपका संबलपुर विद्रोह। इसकी लीडरशिप किसने करी थी? सुरेंद्र साय ने, सुरेंद्र साय, ठीक है, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके बाद आपको पता ही है 1857 की क्रांति होती है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट होता है वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को इस कांग्रेस की स्थापना होती है। एओयू आपको पता ही होगा, जो तड़ी चालक का सिद्धांत और वाल्व वाला सिद्धांत, वो सब आप स्टैटिक में पढ़ते ही हैं, ठीक है। उसके बाद जो 20वीं सदी होती है, उसके अंदर दूसरा दशक जो था, उसमें महात्मा गांधी का आगमन होता है, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो संघर्ष चल रहा था उसके अंदर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? जब क्रिप्स मिशन जो आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जब क्रिप्स मिशन भारत में आता है, वो विफल हो जाता है, उससे जो है संतुष्ट नहीं होते, तब ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई में एक अधिवेशन होता है, जिसके अंदर भारत छोड़ो का अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। अब क्या होता है, ये बम्बई के अधिवेशन कौन से मैदान में होता है? तो ग्वालियर टैंक मैदान है वो, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान। तो यहाँ पर इस मैदान के अंदर सभा होती है और भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट क्या होता है कि भाई इस जैसे ही ये देते हैं ना, 8 तारीख को ये होता है, 8 अगस्त 1942 को, नेक्स्ट डे गांधी जी को और नेहरू जी को, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को शायद एग्जैक्टली मुझे रिमाइंड नहीं, गांधी जी को यरवदा जेल में और नेहरू जी को आगा खान पैलेस के अंदर, नहीं सॉरी एग्जैक्ट ये मेरे को तो देखना पड़ेगा। तो एक जो है इनमें से इनको यरवदा जेल में रखा जाता है, ठीक है। गांधी जी नेहरू जी जितने भी लीडरशिप थे उन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो ये आंदोलन था, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको बाद में रन कौन करता है? तो भूमिगत रूप से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी आदि ने किया, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की इस आंदोलन के अंदर भागीदारी थी। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन थे? अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता। इन्होंने एक गुप्त रेडियो स्टेशन रन किया था। अब उषा मेहता की पे एक फिल्म भी अभी लास्ट ईयर आई है, जिसमें सारा अली खान जो है वो लीड रोल कर रही है उषा मेहता का, तो आप वो मूवी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो स्किप करो, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। तो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश राज की जो नींव हिलने का जो प्रमुख कारण कौन कौन से थे? एक तो जो ये स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था और इसके अंदर जो क्रांतिकारियों और जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रेशर डाला था ना, उन सब का दबाव था। एक आज़ाद हिंद फौज का दबाव और एक नौसेना का जो एक विद्रोह हुआ था। आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो सब आपको पता ही है ये, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से भी ब्रिटिश राज क्या है वो हिल चुका था। तो उनको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था और उनको लग रहा था कि भारत छोड़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इसने ब्रिटिश सत्ता को डायरेक्टली एकदम फेस टू फेस चुनौती दी थी। इसके अलावा समानांतर सरकारें भी बनी थी कई कई क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। उन सरकारों से लोगों को क्या हुआ, एक जनता में आत्मविश्वास पैदा हुआ, ताकि भाई कि हम खुद भी सरकार चला सकते हैं, इसलिए लोग इसके विरोध में आ गए। पहले तो लोग क्या हो रहे थे, मेंटली मान के बैठे थे, लेकिन ये जो स्वतंत्रता संघर्ष चला था ना, इसने लोगों के अंदर जन जागरण बहुत अच्छे तरीके से किया था, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष उस वजह से क्या हुआ कि जैसे जब पैरेलल सरकारें बनी ना, तो लोगों को ये लगा कि भाई हम भी सरकार रन कर सकते हैं, देश रन कर सकते हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, ठीक है। इस आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा जन भागीदारी हुई थी, ठीक है। और यहाँ ये आंदोलन क्या हुआ था, देश की आज़ादी की नींव रखने का एक निर्णायक संघर्ष साबित हुआ, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था। बाकी आप स्टैटिक में पढ़ ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट एक बार रिवीजन था ये।
इसके अलावा देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था उस समय, और मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब इस आर्टिकल से क्वेश्चन आना चाहिए। क्या था कि युवाओं का डगमगाता भरोसा किस किस से डगमगा रहा है, राजनीति से, बेरोजगारी के कारण, और उसकी चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि भाई जो यूथ है वो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप मतलब इस आर्टिकल में बताया था कि भाई यूथ क्या कर रहा है, धीरे धीरे वोटिंग पार्टिसिपेशन रेट जो है उसकी कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे 2014 के आम चुनाव के अंदर 66% मतदान हुआ। ठीक है, मतदान करने वालों में 68% युवा थे, जबकि 2024 के अंदर उनकी संख्या हो गई कम, और उसमें भी जो पहली बार वोट देने वाले लोग हैं वो कंपैरेटिवली लास्ट के चुनाव के कंपेयर में कम हुए। ठीक है, तो एक कारण क्या है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है उनमें युवाओं से वादे तो करते हैं लेकिन सत्ता आने पर भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो युवा है ना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स को गंदी मान रहा है। जबकि आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 तरीके का तंत्र होता है, विधायिका, कार्यपालिका, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब जो पॉलिटिक्स है वो डायरेक्टली यहाँ से लिंक्ड है। हम जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, हम यहाँ पे रिक्रूट होते हैं। जैसे VRS का एग्जाम है तो वो विधायिका न्यायपालिका थोड़ी है, वो कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है, और ये क्या है आपकी न्यायपालिका, जुडिशरी, और ये तीनों आपस में संबंधित हैं, तीनों एक दूसरे का इस तरीके का हमारे संविधान में प्रावधान है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि संतुलन बना रहे। ये संविधान, और भारत के अंदर सर्वोच्च कौन है, संविधान है। तो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने इस तरीके का बैलेंस दिया था। अब क्या हो रहा है कि युवाओं का अगर राजनीति से मोह भंग हो रहा है तो वो विधायिका से इंटरेस्ट कम लेंगे। अब इंटरेस्ट ही कम लेंगे तो वो क्या होंगे, वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अच्छे लोग अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है, वैक्यूम कभी कहीं नहीं रहता, तो वहाँ दूसरे जो सही लोग, अच्छी मेंटेलिटी के लोग नहीं है, वो आएंगे। ठीक है, अब वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भाई राजनीतिक दल गंदे होते हैं या ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये सब है ना। क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन जो राजनीतिक दल उनकी चुनावों में बनाते हैं ना, वो उस पर खरे नहीं उतरते। इस वजह से उनमें मायूसी छाती है, और वो सत्ता आने पर जो जैसे राजनीतिक दल उन्हें भूल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे यूथ क्या है राजनीति से दूरी बनाता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एकदम दूर होना मतलब घातक है। क्योंकि यूथ ही है जो आगे, देश जो है किसके कंधों पर होता है, कि भाई जो जवान लोग हैं आगे भविष्य में वही तो आगे डील करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो एकदम हटना क्या होगा कि अब अगर आप राजनीति में नहीं जाओगे तो राजनीति कभी खाली नहीं रहेगी, वहाँ कोई ना कोई आएगा, है ना। यूनिवर्स का एक नियम है कि देयर इज़ नो वैक्यूम। आप किसी जगह पे जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा आएगा। आपको लगता है आप RS अधिकारी बहुत अच्छे बन सकते हो, तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, आपको जाना चाहिए। अगर नहीं जाओगे तो कोई दूसरा आएगा। अभी अपन देख ही रहे हैं पेपर लीक के अंदर कैसे कैसे लोग बन रहे हैं, है ना। तो सीट खाली नहीं रहेगी, वहाँ कोई ना कोई अच्छा नहीं पहुँचेगा तो वहाँ बुरा पहुँचेगा, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट सभी को फेस करना पड़ेगा, पूरी की पूरी सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये राजनीति का दूसरा हुआ कि रुझान कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि 2014 में 68% था, और 2024 में जो नए मतदाताओं का पंजीकरण 40% तक कम हो गया, जो कि एक चिंताजनक बात है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए इसको वापस रिवाइव करने के लिए, तो कुछ तात्कालिक कदम उठाने चाहिए। क्या, युवाओं को नेतृत्व देना, किसमें, राजनीति में। जो जैसे ये यूथ विंग्स वगैरह होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो उसके अंदर उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मोटरसाइकिलों पे रैलियों के लिए रखो, नहीं, उनको ट्रेन करो बाकायदा, उनको छोटे चुनाव से उनको चुनाव लड़वाना शुरू कराओ, और उनको अच्छे तरीके से मतलब अच्छा एक पॉलिटिकल लीडर तैयार करो उनमें, जो सोसाइटी को सर्व करे, सोसाइटी का भला सोचे। ठीक है, दूसरा क्या है, पेपर लीक रोकना। जो पेपर लीक, अब जैसे मैंने आप, ये तो हो गया आपका विधायिका के लिए। पेपर लीक रोकना, पेपर किसके लिए होते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। कार्यपालिका RS वगैरह SI के पेपर लीक हो रहे हैं, है ना। तो उन वो पेपर लीक रुकेंगे तो क्या होगा, कार्यपालिका के अंदर अच्छे लोगों की एंट्री होगी। अदरवाइज क्या होगा कि दूसरे लोग पेपर लीक करके और पहुंच जाएंगे, जो जेन्युइन टैलेंट है या जो अच्छा कैंडिडेट है वो बाहर रह जाएगा, है ना। तो उन चीज़ों को भी रोकना। छात्र आत्महत्या रोकना, जो कोटा का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ना। हालांकि वहाँ की प्रशासन ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप भी लिए हैं, जैसे डिनर विद कलेक्टर और ये सब, है ना। और अभी जो आपको पता है कोचिंग बिल लेके आ रही है राजस्थान सरकार, उसके अंदर एक जो है प्रावधान किया गया है स्पेशली। क्या प्रावधान किया गया है कि भाई हर कोचिंग के अंदर क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट होगा, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट होगा।
ठीक है, वो क्या करेगा, बच्चों पर किसी तरीके का अगर दबाव है ना तो उसको पहले ही भांप लेगा और उनको उनमें किसी कोई एग्रेसिव स्टेप उठाने से रोकेगा। देखिए, कोई भी एग्रेसिव स्टेप कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या से भागना मतलब सुसाइडल स्टेप उठाना मतलब समस्या से भागना ही है। अगर आप समस्या से भाग रहे हो तो वो समस्या तो वहीं रहेगी, आप चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि आप उस समस्या को फेस करो, थोड़ा ब्रेक लो और किसी अच्छे मतलब अगर आपको लगता है कि भाई हम थोड़ा ऐसे किसी स्ट्रेस के अंदर या टेंशन में है तो आपको कंसल्टेंट से सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, उसी के लिए क्या करना है, तभी क्या है छात्र आत्महत्याएं रुकेगी और ये स्टेप धीरे धीरे आप हमको उठाने पड़ेंगे, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया था। चौथा क्या है, रोज़गार। रोज़गार के जो जितने भी जो हैं तरीके हैं उनको और स्ट्रेंथन करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर नौकरियां बढ़ाएं। ठीक है, अब गवर्नमेंट नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरियां बढ़ाई जाएं। ठीक है, और लोगों को रोज़गार देने के लिए उनको एम्प्लॉय की जगह उनको एम्प्लॉयर बनाया जाए, है ना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, ये सब क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो है, रोज़गार बढ़ाने के लिए। एक इंडस्ट्री लगेगी तो 4 लोगों को और को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो ये सब अगर स्टेप उठाओगे तो क्या होगा कि यूथ जो है वो इंटरेस्ट लेगा बाकी सब चीज़ों के अंदर, सरकार पर विश्वास होगा और पॉलिटिक्स वगैरह में भी उन्हें ये लगेगा कि नहीं भाई गवर्नमेंट कुछ करती है बोलती है तो सिर्फ मतलब ख्याली पुलाव नहीं है ये। नेक्स्ट कैसे करना है, पेपर लीक। पेपर लीक के लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई है, ऐसे एक्ट को स्ट्रिक्टली लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, पेपर लीक क्योंकि पेपर लीक क्या है, युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जैसे आरपीएससी के मेंबर वगैरह खुद कल्प्रिट पाए जा रहे हैं, जो आईएसआई का एग्ज़ाम वगैरह हुए थे, ठीक है ना। तो उसके अंदर जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ना, उनकी इंटीग्रिटी और उनकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। ठीक है, कलेक्टिव जो जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, उसका सबको लेनी पड़ेगी। सामूहिक जिम्मेदारी सोसाइटी को भी, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि पेपर लीक नहीं हो। जब चुनाव तरीके से हो सकते हैं तो पेपर क्यों नहीं हो सकते। यूपीएससी का पेपर इतना अच्छे तरीके से होता है, ऑल ओवर इंडिया होता है, तो वो कैसे मैनेज कर लेते हैं। हमें मतलब स्टेट पीसीएस वगैरह को या ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ से सीख के और ऐसे एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई पेपर लीक किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो एक्ट कानून इतने कठोर हों कि भाई कोई दोबारा हिमाकत ही नहीं कर पाएगी उस तरीके का एक्ट दोबारा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका छात्र आत्महत्या, वो मैंने बताया ही जैसे आपको। अब देखो कितनी मतलब बुरी बात यह है कि भाई 41% जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं ना वो 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। सोचो, ये इंसान नहीं है, ये देश के एसेट हैं। ठीक है, देश की संपत्ति है। 30 साल की उम्र तक कितना जोश होता है, कितनी ऊर्जा होती है, कितने क्रिएटिव और इनोवेटिव काम हो सकते हैं। लेकिन 41% लोग मर गए उसमें से। बताओ, जो 41% लोग मरे हैं ना, उनमें से 41% सिर्फ 30 वर्ष से कम के हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट को और सिस्टम को सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, परीक्षाओं में असफलता का सबसे बड़ा डर होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, कोई मन लगा के तैयारी करता है। देखो रिजल्ट, जैसे गीता के अंदर आपको बोला गया है कि भी आपका काम सिर्फ एफर्ट मारने हैं, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, नैतिकता के अंदर जो नैतिक शिक्षा के अंदर आप पढ़ते हो ना, जो एथिक्स वाला पेपर है, पेपर 2 का, है ना। तो परीक्षा में असफलता, परीक्षा छोड़ो, किसी भी इंसान को कोई भी जो मन लगा के काम करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई ऐसा रिजल्ट मिले। हमेशा रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिले कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहता कि ज़रूरी है भी, नहीं भी है। ठीक है, और 90% चांस के अंदर यही होता है कि रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है ना, जो आपने एफर्ट मारा है, उससे आप डेफिनेटली ऐसा कुछ सीखते हो कि उस रिजल्ट आपके लिए इतना मायने नहीं रखता। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई मंजिल से ज़्यादा रास्ता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, एक तो पेपर मतलब जैसे अपनी जो एक मिडिल क्लास की सोसाइटी है वहाँ पर ये सबसे बड़ा इशू है कि भाई आप पेपर में फेल हो गए तो क्या होगा। उसकी एक तो सोसाइटी के लेवल पे चर्चा होती है, सामाजिक चर्चा होती है, और उसको वैकल्पिक करियर मार्ग बताना जरूरी है कि कोई बात नहीं, तू ये पेपर तेरा क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। दुनिया में ऐसे नहीं है कि भाई पेपर ही सब कुछ है, बहुत सारे काम है। कितने लोग होंगे जो भारत के अंदर 140 के करोड़ के करीब लोग हैं, उनमें से गवर्नमेंट जॉब या फिर नौकरी के अंदर कितने हैं, बहुत कम लोग हैं कंपैरेटिवली। बाकी सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन तो किस में है, कृषि में लगा हुआ है। उनने कौन सा पेपर दिया है बताओ। सेकंड जो है एमएसएमई में लगा हुआ है, इनने कौन सा पेपर दिया है। ये सब एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट कर रहे हैं, रोजी रोटी तो सभी कर रहे हैं। देखो जहाँ चौंच मिली है वहाँ खाना मिलेगा ही मिलेगा, इतना लोड नहीं लेना है। आप मेंस दे रहे हो, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है, बस चिल्ल होकर पढ़ते रहो और देते रहो, बस हो जाएगा। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, क्या इतना लोड लेना इस चीज़ का। पेपर है, अपनी तरफ से एफर्ट मार के पूरा जाओ, बस दिक्कत नहीं लेनी है ज़्यादा। क्योंकि देखो जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है पेपर, कोई सा भी पेपर और कोई सी भी पोस्ट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जीवन है, दूसरा स्वास्थ्य है।
ठीक है। नेक्स्ट बेरोजगारी, ILO की एक रिपोर्ट आई है 2024 में, उसके अंतर्गत बोला गया है कि भाई साहब जितने बेरोजगार हैं ना उनमें से 83% युवा हैं, यानी 83% बेरोजगार जो हैं वो युवा हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि 2030 तक 9 करोड़ गैर कृषि नौकरियां पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। कब तक? 2030 तक। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंस के अंदर लिखते समय इसको कंसिडर करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर रोजगार सृजन में विफलता रहेगी तो राजनीतिक व्यवस्था में युवाओं को क्या होगा? भरोसा टूटता जाएगा। लोग जो युवा हैं वो क्या करेंगे? युवा मतलब एनर्जी होती है, सीधा युवा मतलब एनर्जी किसकी? देश की, ठीक है। अगर उनका पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास नहीं रहेगा, यानी विधायिका पे विश्वास नहीं रहेगा, तो बचा एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव उनको पेपर लीक से नुकसान हो गया, अब उनको एक ही विश्वास बचता है, जुडिशरी। और जुडिशरी के अंदर भी अब जो इंसिडेंट एक आपको पता ही होगा जो न्यूज़ में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये बड़ी एनर्जी जो एक युवा के तौर पर अच्छा कुछ इनोवेशन और क्रिएटिव कर सकती थी, वो अपने प्रोडक्टिव टाइम पीरियड, लाइफ का एक प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है, उसको वेस्ट कर देती है सिस्टम के फेल्योर की वजह से। तो इन सब चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। ये एक आर्टिकल था, और अब मैं बताऊं आपको, ये आर्टिकल सचिन पायलट जी ने लिखा था और बहुत अच्छा आर्टिकल था। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो आपको निबंध में ये फ़ायदा होगा, ठीक है। ये 8 तारीख का आर्टिकल था, आप इसको पढ़ना अगर आपके पास टाइम हो तो, पत्रिका के अंदर आया था। चलिए नेक्स्ट भाई, गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारे 300 प्लस पुरस्कारों को मिलाकर साइंस के जितने भी पुरस्कार थे, अलग अलग साइंस के डिपार्टमेंट होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, सब के मिलाकर जितने भी गवर्नमेंट जो अवार्ड देती थी उन सबको मिलाकर और एक अम्ब्रेला अवार्ड शुरू कर दिए, जिनको बोला गया, पहली बार शुरू किए गए ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या बोला गया? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। तो पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा इस हफ्ते की गई थी, लास्ट ईयर, जिसमें एक तो कौन कौन से पुरस्कार हैं, इनमें है विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा, ठीक है। अब विज्ञान रत्न पुरस्कार, सब पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। ये कौन है? ये बायोलॉजिस्ट है, जीव विज्ञानी है ये, ठीक है, जीव विज्ञानी, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, जीव विज्ञानी है। इसके अलावा विज्ञान टीम पुरस्कार किसे मिला? तो चंद्रयान 3 की जो टीम थी ना उसको मिला है। चंद्रयान 3 कौन सा? जो हमने प्रज्ञान, विक्रम और वो जो लैंडर भेजे थे ना चंद्रयान पर, चंद्रमा पर, उस टीम को उस प्रोजेक्ट को जिस टीम ने रन किया था और सक्सेसफुली उसको कामयाब बनाया था ना, उस पूरी टीम को ये विज्ञान टीम पुरस्कार मिला। इसके अलावा 13 लोगों को विज्ञान श्री और 18 लोगों को विज्ञान युवा पुरस्कार मिला। कौन कौन से फील्ड इसमें इंक्लूड हुए थे? तो भौतिकी, कृषि, परमाणु ऊर्जा, जैविक विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि, रसायन, सारे जितने भी थे ना, पूर्व में जितने 300 प्लस पुरस्कार दिए जाते थे उन सबको मिलाकर ये एक अवार्ड बना दिया गया है, ठीक है। अब ये घोषणा की गई थी और इसको अवार्ड दिया कब गया था? तो ये 22 अगस्त नहीं है, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 23 अगस्त को दिया गया था, 23 अगस्त 2024 को। 23 अगस्त 2024 को क्या था आपका, बताइए? ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। और अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त 2024 को। अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया गया 23 अगस्त 2024 को? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? 23/8/2023 को चंद्रयान जो है वो, चंद्रयान 3 जो है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट था उसका विक्रम जो लैंडर था ना, वो चंद्रमा पर लैंड हुआ था। चंद्रमा पर पहुंचा था, ठीक है। और जहां ये पहुंचा था ना, उस पॉइंट को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। नेक्स्ट आ गया आपका पेरिस ओलंपिक में अपन ने पहले डिस्कस किया, 3 मेडल मिल गए थे। तो चौथा मेडल कौन लेके आया था? पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, वहाँ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। चौथा मेडल कौन लेके आया? हॉकी की टीम, वो भी कौन सा? कांस्य है। कौन सी टीम को इसने मैच खेला था, किसके साथ? तो स्पेन के साथ खेला था, ठीक है। 52 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हॉकी की टीम लगातार 2 बार कांस्य पुरस्कार लेके आ रही है, ठीक है। ये चौथा कांस्य था। कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने 2 गोल पोस्ट किए थे, ठीक है। अब क्या है, इंपॉर्टेंट गोलकीपर है PR श्रीजेश। इन्होंने क्या है कि इनका ये लास्ट मैच था और जो हॉकी की टीम ने अपना जो ये कांस्य पदक जीता है ना, वो इनको समर्पित किया।
इनका लास्ट मैच था, इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इन्हीं के सम्मान के अंदर बाद में इन गवर्नमेंट इनको जो पेरिस ओलंपिक का जो समापन समारोह है उसके अंदर इनको ध्वजवाहक बनाती है। किसके साथ? मनु भाकर के साथ। ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये PR श्रीजेश इनका नाम याद रखना। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी विनेश फोगाट के साथ, जो रेसलर हैं, ठीक है। इनका क्या हुआ था, 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल मुकाबले में यहाँ मेडल हम मान रहे थे कि जीत जाती हैं, लेकिन 100 ग्राम वजन की वजह से इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया। तो जिसमें पूरे देश के अंदर निराशा फैल गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब माहौल अलग ही तरीके का हो गया था, ठीक है। हालांकि बाद में आके आज अगर एक आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो फिर भी इन्होंने, हरियाणा की सरकार ने इनको एज ए विनर कंसिडर करते हुए इनको ऑप्शन दिए थे। तो इन्होंने 4 करोड़ रुपए, 3 इनको ऑप्शन दिए थे कि आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लो। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब 4 करोड़ रुपए और ज़मीन, तो इन्होंने 4 करोड़ रुपए को ले लिया। और उसके बाद इन्होंने हरियाणा के, वहाँ से आने के बाद हरियाणा के चुनाव लड़े और ये जुलाना से विधायक है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस की बात है। जुलाना हरियाणा से ये विधायक हैं। कौन? विनेश फोगाट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखना, दिमाग में रखना कि भाई ये मेडल ऐसे जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी ने रजत पदक जीता था जो ओलंपिक हुआ था ना पेरिस वाला, उसमें। और पाकिस्तान के अरशद नदीम जो थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में ये रिवर्स था। इस बार क्या हुआ, पाकिस्तान का बंदा फर्स्ट आया और हमारे वाला बंदा सेकंड। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा बंदा तो हीरो है ही वैसे भी, ठीक है। अभी नीरज जी के नाम पर सोचिए, जहाँ इन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी थी पंचकुला के अंदर, नीरज क्लासिक के नाम से एक भाला फेंक की प्रतियोगिता हो रही है विश्व स्तर की, जिसके अंदर ये खुद आएंगे नीरज क्लासिक के नाम से। नीरज क्लासिक, ये अलग है भाई, स्लाइड में नहीं लिखा है ये बात, ठीक है। तो भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं, रजत पदक इन्होंने जीता। इन्होंने कितना थ्रो किया? 89.45 मीटर, ठीक है। लेकिन अरशद नदीम ने 92.97 मीटर, जबकि कंपैरेटिवली ये नीरज के कंपेयर में इनको फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली पाकिस्तान में कम मिली। तो देखो, मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस इतना तगड़ा एफर्ट, हमारा यूट्यूब पे BBC पे इनकी वीडियो पढ़े, इन्होंने इतना तगड़ी प्रैक्टिस करी कि भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया 92.97 मीटर। यानी नेक्स्ट टाइम इस रिकॉर्ड को जो तोड़ेगा वही गोल्ड लेके जाएगा। नया ही ओलंपिक का कीर्तिमान बना दिया अरशद नदीम ने, ठीक है। और हमारे नीरज चोपड़ा जी जो हीरो हैं, उनको कितना मिला? उन्होंने रजत पदक जीता। तो ये दोनों ही स्टार हैं। और बाद में तो ये भी बोला गया था, और एक वीडियो आया था बहुत भावुक सा, जिनने इन दोनों की माँ ये बोलती है कि भाई वो भी हमारा बेटा है और ये भी हमारा बेटा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान था तो भारत का हिस्सा ना, ठीक है। नेक्स्ट, हिंद महासागर के अंदर क्या हुआ है कि देखो, धरती के नीचे ना कुछ रीज होती हैं, है ना, फॉल्ट लाइन वगैरह होती हैं। तो समुद्र के नीचे ऐसी रीज पाई गई हैं जिनका नामकरण जो है 3 भारतीयों के नाम पे किया गया है, जो भारतीय नामकरण के हिसाब से हुआ है। कौन कौन सी हैं? हिंद महासागर में आई है। एक तो है अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रीज और कल्पतरु रीज। ये 3 इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में हिंद महासागर के अंदर 3 संरचनाओं का भारतीय नामकरण किए गए, किन्हीं 2 के नाम लिखें। 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रखना। किसने किया है नामकरण? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक संगठन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक संगठन और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कौन? यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने किया था, ठीक है। इसकी इन तीनों रीड्स की खोज किसने की थी? तो NCPOR ने की थी। NCPOR की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है। और गोवा के अंदर है ये। कहाँ पर है ये स्थान? हिंद महासागर का दक्षिणी पश्चिमी भारतीय रीज क्षेत्र। क्या ये पहला ऐसी बार हो रहा है कि भाई इंडियन का नाम दिया? नहीं, इससे पहले भी इंडियंस के नाम दिए हुए हैं। किस पर दिया हुआ? एक तो रमन रिज, ठीक है। रमन रिज कौन है? आपको पता ही होगा। रमन रिज हैं जो हमारे CV रमन साहब, जिनको नोबेल मिला था, है ना, तो वो रमन रिज हैं। दूसरा है पन्नीकर सी माउंट। ये रमन रिज वाला जो है ना, इनको 1992 के अंदर ये नामकरण किया था। पन्नीकर सी माउंट को 1993 में किया गया था, ठीक है। पन्नीकर सी माउंट किसके नाम पर? NK पन्नीकर के नाम पर, NK पन्नीकर के नाम पर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सागर कन्या सी माउंट, ये 1991 में किया था, ठीक है। तो ये 1991, ये 1992, ये 1993, तो पहले भी हो चुका है। अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, कोटा के अंदर क्या है? एक कर्मयोगी भारत भवन बन रहा है, जिसके अंदर क्या है? देखो, सिर्फ ये मंदिर टाइप है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ देवताओं की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर महापुरुषों की भी मूर्ति है। किस किस की मूर्ति है? देखो, सभी तरीके 52 प्रतिमाएं इसके अंदर लगेंगी,
ठीक है। कौन कौन है इनमें, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी तो मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा भगवान के अंदर भगवान राम, शिव, कृष्ण, देव नारायण, महावीर स्वामी है ना, झूलेलाल आदि देवताओं की प्रतिमा। नेताओं के अंदर पीएम मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजीव गांधी, ओम बिरला जो स्पीकर हैं, ठीक है, इनकी। और ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको देव, संत, शहीद सभी प्रतिमाएं एक साथ मिलेंगी, ठीक है। बना कौन रहा है, राजा राम जैन, कर्मयोगी और अलका दुलारी, कर्मयोगी सेवा संस्थान, ठीक है। कहाँ पर है ये, इंपॉर्टेंट याद रखना, कर्मयोगी सेवा संस्थान कोटा के अंदर, ठीक है। कर्मयोगी भारत भवन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का भारत माता मंदिर जैसे है ना आपके हरिद्वार में, उसी तरीके का है ये, ठीक है। नेक्स्ट बांग्लादेश का, ये स्लाइड अब तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस समय थी, कि बांग्लादेश के अंदर आपको पता है ये कूप हो गया और वो सब चीज़ें हो गई, वहाँ पर शासन जो है वो स्टूडेंट ने संभाली, और अभी वहाँ पर ये जो मोहम्मद यूनुस जो है वो इनको लीड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है देखो, इनने जाकर चीन गए थे यात्रा में, और वहाँ जाके इनने मुंह से कुछ कुछ बोल दिया कि भाई इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो लैंड लॉक है, हम ही हैं, बस हमारे अलावा कोई नहीं है, तो आप आओ चीन वाले और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। तो हमने बाकायदा मोदी जी ने प्रॉपर उसको जवाब दिया, और इनका जो बिज़नेस था ना साथ की कंट्रियों के साथ, जो ये हमारी रोड यूज़ करते थे वो रोक दी। अब देखो तुम क्या करते हो। चलो मैप में देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको मैप। हाँ चलिए, तो ये आपका बांग्लादेश, आपका क्या सॉरी, हमारा तो भारत है, ठीक है। ये बांग्लादेश, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना, ये हमारी ये स्टेट जो है इंडिया की इंपॉर्टेंट स्टेट, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई ये लैंड लॉक है, इंडिया को अगर यहाँ तक पहुँचना है तो या तो इस चिकन नेक कॉरिडोर से हो, अदरवाइज हमारे थ्रू होकर आना पड़ेगा। ऐसे तो इनको लैंड लॉक का कोई जो स्थल आबद्ध क्षेत्र है इनको एक्सेस नहीं है, तो हम ही हैं बस। कहते हैं ये जो मोहम्मद यूनुस है वहाँ जाके क्या कह के आए हैं, कहते कि भाई साहब ऐसा है, इस पूरा का पूरा जो ये बे ऑफ बंगाल है ना, इसके सुरक्षा कवच हम ही हैं, तो आप हम ही को कंसिडर करो। अब जबकि ये भाई साहब ये तो देखो, आपकी तो फिर भी बॉर्डर इतनी है, आप तो इतना ही समुद्र को शेयर कर रहे हो, इंडिया इतना कर रहा है इस तरफ, और ये वाली साइड तो आप कंसिडर ही मत करो अभी तक। इधर देखो आप कितनी बड़ी हमारी तटीय सीमा है, ठीक है। तो ऐसे ही जाके कुछ कुछ बकवास करके आ गए हैं ये। तो अभी क्या बोला है कि जो इंडिया ने क्या दिया है, अभी 2-3 दिन पहले इंडिया ने बोला है कि इनको जब व्यापार करना पड़ता था ना, तो अब बांग्लादेश से अगर नेपाल में जाना है तो इंडिया होके जाना पड़ेगा, भूटान जाना है तो इंडिया होके जाना पड़ेगा, म्यांमार जाना है तो इंडिया होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया ने ये रास्ते बंद कर दिए हैं। ये अभी तक ये 20 साल पहले की एक ट्रीटी थी जिसके अंतर्गत बांग्लादेश अपना व्यापार और निर्यात और आयात के लिए इन देशों के साथ व्यापार करता था, तो भारतीय रोडों को यूज़ करता था। अब बंद कर दिया है, तो इसका क्या होगा, बंद कर दिया है तो भाई साहब बांग्लादेश के अंदर क्या होगा, सामान जो है वो बाहर नहीं जाएगा, तो वहाँ का व्यापार ठप्प होगा तो बांग्लादेश के अंदर क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आप जो एक मुंह से कैसे कहते हैं ना कि ज़बान संभाल के बोलना चाहिए, तो इन्होंने जो अपनी बात रखी है ना, उस बात का हमने काउंटर जवाब दे दिया है हमारे देश ने, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, आप याद रखना।